अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। मदीना मुनव्वरा बस साने में शहीद अफराद के लाहिकीन में इमदादी चेक्स की तक़सीम। वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने चेक्स तक़सीम किए। रुकन असम्बली मजलिस माजिद हुसैन और दूसरे भी थे मौजूद। SIR पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का अहम इजलास। मजहबी रहनुमाओं व उलमा इकराम की शिरकत। वोटर लिस्ट में नाम बरकरार रखने पर जोर। अवामी बेदारी मुहिम चलाने की अपील। भारत फ्यूचर सिटी एक आलमी मियार का शहर होगा। जारिया साल दिसंबर में एक और ग्लोबल समिट का इनेकाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। क्या हैदराबाद शहर में भी कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज शुरू हो गया? दिलसुख नगर में बेरोजगार नौजवानों का एहतजाज। पुलिस में 20,000 भर्तियों का मुतालबा। मेट्रो स्टेशन के करीब सड़क पर धरना। हैदराबाद पुलिस का अगनाइट स्कीम पर क्रैकडाउन। 4 रियासतों से 6 मुलजिमीन गिरफ्तार। व्हाट्सएप के जरिए लोगों को फंसाया जाता था। पुलिस कमिश्नर सजनार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। मदीना मुनव्वरा में पेश आए बस साने में शहीद होने वाले अफराद के पसमंदगान में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से एक्स ग्रेशिया की रकूमात के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। रियासती वजीर अक़लियती बहबूद जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने बस साने के मुतासरा खानदानों में इमदादी रकम के चेक्स तकसीम किए। रियासती सेक्रेटेरिएट में मुनाक़दा तकरीब में ये चेक्स तकसीम किए गए। फीकस 5 लाख रुपए के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्के नामपल्ली जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन, सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद जनाब बी शफीउल्लाह, सदर नशीन तमरीज़ जनाब मोहम्मद फ़हीम कुरैशी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी जनाब मोहम्मद असदुल्लाह और दूसरे मौजूद थे। जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना तकालीफ और गम की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ी है। हालांकि जिनकी जान चली गई है इनका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। ताम रेवंत रेड्डी हुकूमत ने मुतासरा खानदानों की फौरी इमदाद की इक़दाम किए हैं। हैदराबाद में इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नज़रसानी यानी SIR के अमल के पेश नज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सिटी कन्वेंशन सेंटर में मजहबी रहनुमाओं, आइमा मसाजिद, उलमा इकराम, समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान और मुख्तलिफ बरादरियों के कायदीन का एक अहम इजलास तफसीली तलब किया गया। इजलास में फ्लोर लीडर मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी भी शरीक रहे। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जोर देकर के वोटर लिस्ट में नाम का बरकरार रहना ही हर शहरी के जमहूरी हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी है और आवाम को इंतखाबी फहरिस्तों की नज़रसानी के अमल में पूरी संजीदगी के साथ हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने मजहबी व समाजी कायदीन से अपील की है कि वो अपने इलाकों, मसाजिद, मदारुस और महल्लों में बेदारी मुहिम चलाएं, लोगों को मतलूबा दस्तावेज़ात की तैयारी और वोटर तस्दीक के अमल के बारे में आगाह करें ताकि कोई भी अहल वोटर फहरिस्त से खारिज ना हो। इजलास में इंतखाबी फहरिस्तों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ खदशात, अवाम को दरपेश मसाइल और इनके हल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि भारत फ्यूचर सिटी एक आलमी मियार का शहर होगा जो पॉल्यूशन और आलूदगी से पाक होगा। इसके जरिए तेलंगाना की मैशियत को $1 ट्रिलियन की मैशियत बनाने में मदद मिल सकती है। रेवंत रेड्डी ने भारत फ्यूचर सिटी में फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुभट्टी विक्रमार्का और वजीर IT व सनत D श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को न सिर्फ तेलंगाना के मुस्तकबिल की ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए मुकम्मल किया जाएगा बल्कि आलमी मैशियत के मुताबिक इसको फ़रोग़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फ्यूचर सिटी में फॉर्च्यून 500 कंपनियां कायम होंगी, आलमी कैपेबिलिटी मराकज़ कायम किए जाएंगे और ग्रीन फार्मास्यूटिकल कंपनियों के भी इदारे कायम होंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गुज़िश्ता साल ग्लोबल समिट के कामयाब इनेकाद के बाद 4 साल दिसंबर में भी एक ग्लोबल समिट मुनक़द की जाएगी ताकि सरमायाकारी हासिल की जा सके और भारत फ्यूचर सिटी में रोज़गार के बेहतर मौक़े फराहम किए जा सकें।
चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भारत फ्यूचर सिटी हैदराबाद, सिकंदराबाद और साइबराबाद के बाद चौथा बड़ा शहर मरकज बनेगा। మన నగర అభివృద్ధిలో రావణాసురులు, మారీచులు, సుబాహులు, శుక్రాచార్యులు అందరూ ఉన్నారు. శుక్రాచార్యుడు ఫామ్ హౌస్ లో వండిండు, మారీచుడిని, సుబాహుల్ని మన మీదికి వదిలిండు. పెద్ద రాక్షసులు, పిల్ల రాక్షసులు కలిసి ఈనాడు భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని మేము అడ్డుకుంటాం, మేము రద్దు చేస్తామని అంటున్నారు. నేను అడుగుతున్నా ఇక్కడ ఉన్న యువకులను, ఈనాడు ఫ్యూచర్ సిటీని రద్దు చేయాలన్నా, ఫ్యూచర్ సిటీని విస్తరించాలన్నా మీరు ఒక్కసారి చెప్పండి. ఈనాడు ఫ్యూచర్ సిటీ మన ఫ్యూచర్కే కాదు, మన పిల్లలు, వాళ్ళ పిల్లలు, వాళ్ళ పిల్లలు భవిష్యత్ తరాలకు గొప్ప ఫ్యూచర్ను అందించడమే కాదు, భారతదేశానికే కాదు ప్రపంచానికి ఒక దిక్సూచిగా, ఒక గొప్ప నగరంగా తీర్చిదిద్దాలి అని ఈనాడు మన ప్రభుత్వం సంకల్పంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నది. ఈ సంకల్పాన్ని అడ్డుకోవాలని ఈనాటి రాక్షసులు కడుపు నిండా విషం పెట్టుకొని, కళ్ళల్లో నిప్పులు పోసుకొని, ఇక్కడనే కాదు అమెరికాకి వెళ్ళి ఫ్యూచర్ సిటీని మేము రాగానే రద్దు చేస్తామంటారు. అయ్యా, మీరు రద్దయిపోయిన 1000 నోటు లాంటోళ్ళు, మీకు గతమే ఉంది కానీ మీకు భవిష్యత్తు లేదు. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी की नई इमारत में कायम अपने नए चैम्बर का इफ्तिताह करते हुए बाकायदा तौर पर दफ्तरी उम्र का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने खुसूसी पूजा और दुआओं में शिरकत की, जबकि वैदिक पंडितों ने मजहबी रसूमात अदा करते हुए चीफ मिनिस्टर को आशीर्वाद दिया। बादशाह रविंद्र रेड्डी ने अपने नए दफ्तर में निश्चित संभाली। इस मौके पर नायब वज़ीर आला बट्टी विक्रमार्का, उजरा पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी और दामोदराज नरसिम्हा समेत कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और आला ओहदेदारान मौजूद थे, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हुकूमत का कहना है कि फ्यूचर सिटी मंसूबा तेलंगाना की आइंदा तरक्की और शहरी मंसूबा बंदी में कलीदी किरदार अदा करेगा। रियासती वजीर सयाहत मिस्टर जुपल्ली कृष्णा राव ने खेल कूद के फरोग में मदद करने का अपना वादा पूरा किया और उन्होंने अपनी जाती 4 एकड़ अराजी एक मिनी स्टेडियम की तामीर के लिए अतिया कर दी। ये अराजी 1.5 करोड़ रुपए मालियत की बताई गई है। रियासती वजीर ने MLA ऑफिस पहुंचकर अराजी मुंतकिली के दस्तावेजात पर दस्तखत किए। अवामी ज़िंदगी में आला मियारात को फ़रोग़ देने के मकसद से वजीर सयाहत व कल्चर मिस्टर जुपल्ली कृष्णा राव ने कोल्हापुर हल्के असेंबली में वाक़ अपनी 4 एकड़ अराजी मिनी स्टेडियम की इमारत तामीर के लिए फराहम कर दी। उन्होंने अराजी मुंतकिली के दस्तावेजात पर वेपना गंडला मंडल में वाक़ तहसीलदार ऑफिस पहुंचकर अराजी मुंतकिली के दस्तावेजात पर दस्तखत भी किए। कुछ वक्त कबल वज़ीर मौसूफ ने मुकामी अवाम को यकीन दिया था कि वो हल्के में एक मिनी स्टेडियम की तामीर को यकीनी बनाएंगे ताकि खेल कूद की सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जा सके। इसके लिए उन्होंने अपनी अराजी फराहम कर दी और कहा कि बहुत जल्द स्टेडियम की तामीर अमल में लाई जाएगी। रियासती वजीर इमारत व शौरे मिस्टर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने आज नलगोंडा जिले में कंडलापल्ली गांव के करीब जारी SLBC कनाल की लाइनिंग के कामों का मायना किया। उन्होंने अहदेदारों से तफसीलात मालूम की और कामों में अब तक हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। मिस्टर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इस मौके पर अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो कामों को जल्द मियार के साथ आला मियार के साथ आगे बढ़ाएं और इन तमाम कामों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि इस नहर की जदीद कारी को मौसर ढंग से अंजाम दिया जाना चाहिए ताकि इलाके के किसानों को इससे सहूलत और मदद मिल सके। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस कनाल के कामों की तकमील से किसान बिरादरी को फ़ायदा होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाना चाहिए ताकि अतराफ में ज़राई अरादियात को सैराब करने में सहूलत पहुँच सके। तमाम काम आला मियार के मुताबिक किए जाने चाहिए, इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। खम्मा में जिनसी हमले और इक़दाम क़त्ल के मुतासरा लड़की को नीम्स दवाखाने में इलाज की बेहतर सहूलियात फराहम ना किए जाने पर साबिक़ वज़ीर T हरीश राव ने शदीद तनक़ीद की है। उन्होंने कहा कि नीम्स दवाखाना गरीबों के इलाज के लिए ही कायम किया गया है, ताहम वहाँ भी एक मुतासरा लड़की को मुनासिब इलाज की सहूलत फराहम नहीं की जा सकी है।
उन्होंने कहा कि निम्स दवाखाने में मुतासरा लड़की के रिश्तेदारों को अद्वियात बाहर से लाने को कहा गया है। इससे अंदाजा होता है कि गरीब आवाम का क्या हाल बना दिया गया है। हरीश राव ने निम्स दवाखाना पहुंचकर मुतासरा लड़की के अफराद खानदान से मुलाकात करना चाहते थे, ताहम इसकी इजाज़त नहीं दी गई और वहां भारी पुलिस मुतय्यन कर दी गई। हरीश राव ने कहा कि काबीना में खम्मम के 3 उज़रा मौजूद हैं, वो भी खम्मम की लड़की को इंसाफ दिलाने और बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करने में नाकाम है। उन्होंने कहा कि रियासत में खवातीन और बच्चों के बहबूद के लिए वजीर भी हैं, लेकिन वो भी इस मामले में कुछ नहीं कर सके। उन्होंने मुतासरा लड़की के बेहतर इलाज और इंसाफ दिलाने का मुतालिबा किया। ఈ నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో మరి ఆ జిల్లాలో ఒక ఉప ముఖ్యమంత్రి ఉంటాడు, 2 మంత్రులు ఉంటారు. వాళ్ళ కుటుంబమేమో పొంగులేటి గారి నియోజకవర్గం కుటుంబం, వాళ్ళు ఉండేది వాళ్ళ ఓటర్లేమో పొంగులేటి గారి నియోజకవర్గం. సంఘటన జరిగిందేమో తుమ్మల గారి నియోజకవర్గం. కానీ మంత్రుల పట్టింపు ఎట్లున్నదంటే, పేదల పట్ల ఈ ప్రభుత్వం బాధ్యత ఎట్లున్నదంటే, ఇగో ఈ మందులు బయట కొనుక్కొచ్చుకోమని రాసింది. ఒక మందులేమో బాలాజీ మెడికల్ స్టోర్ బయట, నిమ్స్ లో డాక్టర్లు బయట కొనుక్కొచ్చుకోమంటే బాలాజీ మెడికల్ స్టోర్ లో మందులు కొనుక్కొస్తే ఇది 3,900 రూపాయల బిల్లు. ఇంకొక బిల్లు బాలాజీ మెడికల్ స్టోర్ లో 2,350 రూపాయల బిల్లు. ఇంకొక బిల్లు ఇది 730 రూపాయల బిల్లు. అంటే ఈ ప్రభుత్వము ఆ చిన్న పాపకు వైద్యం ఇప్పియలేని ప్రభుత్వమా? ఆ పిల్లల్ని కూడా బయట మందులు కొనుక్కొచ్చుకోమంటారా? నిమ్స్ ఆసుపత్రి అంటే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి, పేదలకు వైద్యం దొరుకుతుంది అనుకుంటారు. కానీ అలా ఈ 3 బిల్లులు, కనీసం ఇంత సంఘటన జరిగి విషయమంతా బయటకు వస్తే జిల్లా కలెక్టర్కో శిశు సంక్షేమ శాఖకో దాని మంత్రి గారికో ఈ ముఖ్యమంత్రికో జిల్లా మంత్రులకో కనీస బాధ్యత లేకుండా ఈ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుందనడానికి ఆ పేషెంట్ బయట బిల్లులు పెట్టి తెచ్చుకున్న పరిస్థితి, బయట డబ్బులు పెట్టి మందులు కొనుక్కున్నటువంటి పరిస్థితి. అంటే ఈ ప్రభుత్వం వైద్యం కూడా ఇయ్య చేతనైతే లేదు. మేము వస్తే మాత్రం 100 మంది పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి వీడికి, కానీ ఇక పేషెంట్ కు మందులు కొనిచ్చి ఇంత వైద్యం ఇప్పించే తెలివి లేదు. కానీ ప్రతిపక్షం వాళ్ళు వస్తే మేము మాకంటే ముందు పావు గంట ముందు మంత్రి గారు వచ్చిపోయినారు, మేము రాగానే 100 మంది పోలీసు వాళ్ళు వచ్చిండ్రు. ఈ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చుడు కాదు, చేతనైతే ఆ పాపకు మంచి వైద్యం ఇవ్వండి. ఈ మందులు కొనుక్కొచ్చుకోమని ఏంది బయట? ఆ తల్లి ఏడుస్తుంది, మేము పేదోళ్ళం సార్, పైసలు లేవు సార్. ఎవరో కొంతమంది దాతలు మాకు ఫోన్లో వేస్తామని పైసలు, ఫోన్ పేలో పైసలు వేస్తుంటే దాతలు ఆ పైసలతో మేము ఈ మందులు కొనుక్కొచ్చుకున్నామన్నారు. దాతలు అంటే ఆ విషయం తెలిసి గుండె ద్రవించి బాధపడి ఎక్కడెక్కడి నుంచో వాళ్ళ కులమోళ్ళు ఫోన్ పే చేస్తే గా పైసలతో మందులు కొనుక్కొచ్చుకునే పరిస్థితి. అంటే మందులు ఇప్పియడం కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి చేత కాదా? ఈ రాష్ట్రంలో మరి స్త్రీ శిశు సంక్షేమ మంత్రి ఏం చేస్తున్నట్టు, వైద్య ఆరోగ్య మంత్రి ఏం చేస్తున్నట్టు, ఆ జిల్లా 3 మంత్రులు ఏం చేస్తున్నట్టు, ముఖ్యమంత్రి ఏం చేస్తున్నట్టు? ఒక పసి పాప మీద ఇంత దారుణాతి దారుణమైన సంఘటన జరిగితే ప్రభుత్వం వ్యవహరించే తీరు ఇదేనా అని చెప్పి మేము అడుగుతా ఉన్నాం ఈ రోజు. तेलंगाना रक्षा सेना की सरबराह के कविता ने इल्जाम लगाया कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत किसानों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। इंतखाबात के मौसम में कांग्रेस को किसान याद आते हैं और इसने किसानों से बेशुमार वादे करते हुए तेलंगाना में इख्तिदार हासिल कर लिया, लेकिन इख्तिदार हासिल होने के बाद किसानों को फरामोश कर दिया गया और इनसे जो वादे किए गए थे वो भी कांग्रेस को याद नहीं है। के कविता ने कहा कि पार्टियां चाहे कितनी ही बदल जाएं और चाहे हुकूमतें भी तब्दील हो जाएं, लेकिन किसानों की हिम्मत को देखते हुए इन्हें जो फवायद मिलने चाहिए वो मिलते रहने चाहिए और इनमें किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। मीडिया से मुलाकात के दौरान कविता ने कहा कि किसानों की याद कांग्रेस को सिर्फ इंतखाबात के मौसम में आती है और फिर इंतखाबात के बाद किसानों को फरामोश कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ खुलूस नीयत से काम करने की ज़रूरत है और जो वादे किसानों से किए गए हैं इनको बेहतर सूरत पूरा किया जाए। రుణమాఫీ ఎట్లా చేయలేదు, సగం మందికి రానేలేదు, పోయిన 3 సార్లకు రైతు భరోసా ఎగబెట్టిరు, అది పోనీయండి. కనీసం ఈ సీజన్ కన్నా ఇప్పుడన్నా ఇవ్వాలని కోరుతా ఉన్నాం. అప్పుడు సర్పంచ్ ఎన్నికల ముందు ఒకసారి ఇచ్చిండ్రు, మళ్ళీ ఇప్పుడు జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు వచ్చేటప్పుడు డిసెంబర్లో ఇస్తారేమో అని నేను అనుకుంటున్నా. బట్ ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ అది ఎట్లా జరుగుతుంది. అంటే ఈ విషయాలన్నీ కూడా దయచేసి రైతన్నలు గమనంలోకి తీసుకోవాలి. వాళ్ళకి పొలిటికల్ అవసరం ఉందన్నప్పుడు మాత్రమే మనల్ని ఆదుకోవడానికి ముందుకు వస్తున్నారు తప్పితే మిగతా అప్పుడు లేదు. కానీ ఒక ప్రభుత్వం, ఒక వ్యవస్థ ఎట్లా సాగాలి అంటే పార్టీలు మారినా ప్రభుత్వాలు మారినా రైతులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కంటిన్యూస్గా ఉండాలి ప్రాసెస్ అనేది. గవర్నెన్స్ షుడ్ బి కంటిన్యూస్. అది కంప్లీట్గా ఇగ్నోర్ చేసినటువంటి ఈ ప్రభుత్వాన్ని
నిజంగా ఏమనాలనో అర్థమైతే లేదు. అందుకే ఆ దుఃఖం ఆ బాధ అంతా కూడా చేసి ఏ జిల్లా నుండి అడిగినా సేమ్ సమస్యలు వస్తున్నాయి కాబట్టి మొన్న వరిధాన్యం తీసుకుపోయి సెక్రటేరియట్ ముంగటేసి ధర్నా చేసింది కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి. అందుకోసమే రాష్ట్రం అంతా ఇదే పరిస్థితి ఉందని ముఖ్యమంత్రి గారికి గమనంలో తేవడానికి తీసుకొచ్చినాం. కానీ ఆ తర్వాత కూడా దున్నపోతు మీద వానబడ్డట్టు ఉంది తప్పితే కదలిక వచ్చినట్టుగా పెద్దగా ప్రభుత్వంలో అనిపిస్తలేదు. क्या हैदराबाद में भी कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज शुरू हो चुका है? गुज़िश्ता शाम दिलसुख नगर इलाके में बेरोजगार नौजवानों के एहतजाज के बाद ये सवाल पैदा होने लगे हैं। 4 जुमे की शाम अचानक ही दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन के करीब सैकड़ों नौजवान सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सरकारी मुलाजिमतों के लिए एहतजाज शुरू कर दिया। बेरोजगार नौजवानों का कहना था कि रियासती हुकूमत की जानिब से महकमा पुलिस में 5000 मुलाजिमतों का लिए एलामिया जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि ये एलामिया नाकाफी है। हुकूमत को चाहिए कि वो 20,000 मुलाजिमतों के लिए एलामिया जारी करे। नौजवानों ने अचानक एहतजाज करते हुए नारेबाजी की और सड़क पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। नौजवानों की अक्सरियत सड़क पर बैठकर एहतजाज करने लगी और हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। पुलिस की जानिब से चंद एहतजाजी नौजवानों को हिरासत में लिया गया और दूसरे मुकाम को मुंतकिल किया गया। काफी देर बाद सड़क पर ट्रैफिक बहाल करने में मदद मिली। हैदराबाद सिटी पुलिस ने 4 रियासतों से 6 अफराद को हिरासत में लेते हुए इग्नाइट नामी इदारे के खिलाफ कार्रवाई की है, जो मल्टी लेवल मनी सर्कुलेशन स्कीम चला रहा था। कमिश्नर पुलिस मिस्टर वीसी सज्जान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि केरला, मगरबी बंगाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई को ऑपरेशन इग्नाइट क्रैकडाउन का नाम दिया गया है। कहा गया है कि इस इदारे के जरिए बैन रियासती मनी सर्कुलेशन स्कीम चलाई जा रही थी। कहा गया है कि जून के इब्तदाई अयाम में हैदराबाद सिटी पुलिस में 3 शिकायत दर्ज की गई थी और कहा गया था कि उन्होंने जुमला 1,87,000 रुपये अदा किए गए थे। इन तमाम से अफ्रीका के किसी नंबर के जरिए व्हाट्सएप पर राब्ता किया गया था। इन शिकायत की बुनियादों पर 3 FIR दर्ज किए गए थे। तमाम जब किसी बड़ी साजिश का शुबा हुआ तो तहकीकात को वसी करते हुए 4 रियासतों में 6 अफराद को गिरफ्तार करते हुए नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया गया। ये लोग अगेन पब्लिक को चीट करने के लिए नया रोल में नया कंपनी फ्लोट करके इंडी कनेक्ट वेंचर्स करके वो लोग इग्नाइट के नाम से बिजनेस प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया था। सो हमारे पास पहला SR नगर में, देन अगेन काचीगुड़ा में, पंजागुट्टा में 3 केसेस रेस्ट हुआ। सो हम लोग पहले देखे तो ऑलमोस्ट 2001 में ये गोल्ड क्वेस्ट इंटरनेशनल कंपनी यहाँ पे इंडिया में आए थे। बाद में उनके खिलाफ चेन्नई में, बेंगलोर में केस होने के बाद अगेन क्वेस्टनेट के नाम से वो लोग कंपनी फ्लोट करके ऑलमोस्ट 7 ईयर्स चीट किया। इसके बीच में SFI सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से, MCA से उनके खिलाफ भी एक इंक्वायरी स्टार्ट हुआ। उसके बाद वो लोग अगेन 3rd कंपनी स्टार्ट किया। उनका नाम था कि QNet बियॉन्ड डायरेक्ट सेलिंग प्राइवेट लिमिटेड 2011 में। देन ऑलमोस्ट 15 ईयर्स तक वो लोग चीटिंग करने के बाद आज अगेन नया कंपनी इंडी कनेक्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ से रजिस्टर होते हुए इग्नाइट के नाम से ये लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। सो मैं पब्लिक को रिक्वेस्ट करता हूँ, जो स्कीम्स, जो कंपनीज, उनका एक बिजनेस प्लान में एनरोलमेंट रहता, 1 आदमी से 2 आदमी, 2 आदमी से 4 आदमी, नहीं तो कहाँ पे भी एनरोलमेंट की वजह से आपको पैसा आने का
कोई बोलते हैं तो आप लोग इमिडिएटली मना कर देना, इमिडिएटली पुलिस को रिपोर्ट करना, इमिडिएटली डायल 100 को रिपोर्ट करना, क्योंकि ये प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट के हिसाब से एक चीटिंग स्कीम है। ये स्कीम्स अलाउड नहीं है इंडिया में, क्योंकि ये सारा के सारा लोग लॉस हो जाते हैं। इसी कंपनी में देखे तो SFI रिपोर्ट की वजह से इसमें बोलते हैं कि दैट ऑलमोस्ट 93 to 94% का लोग चीट हो रहे, ओनली 6 to 7% लोग ही उनसे बेनिफिट हो रहे। सो पब्लिक को रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी पहले ये लोग एडवोकेट्स को चीट किया, देन हाउस तरह से चीटिंग करते आ रहे। सो लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये ऐसी स्कीम में मत ज्वाइन हो जाइए। उसके हिसाब से नहीं, वो लोकली करना ओनली बड़ा केस है तो जहाँ ऑल इंडिया लेवल का रैमिफिकेशंस है और करने का है, बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन जाने का है तो हम लोग करते हैं CCS में। अदरवाइज लोकल पुलिस स्टेशन में ही कर रहे, अभी भी कर रहे लोग, बहुत सारे लोग कर रहे। बिकॉज इस केस में क्या हुआ कि बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल लिंक्स था, इसलिए 3 केस रजिस्टर होने के बाद हम लोग CCS में लेके आए। हाइड्रा कमिश्नर एबी रंगनाथ ने कहा कि रियल एस्टेट का शोबा अवामी एतमाद पर तरक्की करता है और हाइड्रा का मकसद ग्राहकों को फायदा पहुंचाना है और इन्हें धोखे से बचाना है। कमिश्नर हाइड्रा ने तेलंगाना रॉयल्टीज फोरम के इजलास में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट का शोबा अवाम के एतमाद पर तरक्की करता है। अच्छी साख इस मामले में बहुत अहमियत की हामिल है। हाइड्रा की जानिब से ग्राहकों को फायदा पहुँचाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट का मतलब सिर्फ जायदादों फरोख्त करने के कमीशन या मुनाफा हासिल करना नहीं होता, बल्कि अवाम का एतमाद जीतने की कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट ताजरीन की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को अच्छी और महफूज जायदाद फराहम करे। मिस्टर एबी रंगनाथ ने खरीदारों को भी मशवरा दिया कि वो अपने अपने प्लॉट या फ्लैट खरीदते वक्त तमाम तर एहतियात से काम लें। एहतियात से काम लेने पर कई मसाइल से बचा जा सकता है। कमिश्नर हाइड्रा ने रियल एस्टेट ताजरीन को भी मशवरा दिया कि वो सिर्फ जायदादों की खरीदो फरोख्त में ही नहीं बल्कि मार्केट में बरकरार रहने के लिए भी शफाफियत से काम करें और आला मियार इख्तियार करें। जिम्मेदारान रवैया इख्तियार करते हुए समाज में एक मुनफरिद मुकाम हासिल किया जा सके। हैदराबाद के माधापुर में साइबर टावर्स के करीब वाक़ई तकरीबन 15 एकड़ कीमती सरकारी अराजी को गैर कानूनी कब्जों से महफूज बनाने के लिए हाइड्रा ने बाड़ लगाकर अपने तहफ़्फ़ुज़ में ले लिया। तकरीबन 3000 करोड़ रुपये मालियत की इस अराजी के ताल्लुक से तवील अरसे से तनाज़ा जारी था। तहम तेलंगाना हाई कोर्ट के हालिया फैसले के बाद कार्रवाई करते हुए हुक्काम ने ज़मीन को सरकारी तहवील में महफूज कर लिया। अदालत में महकमा माल के अहदेदारों ने सबूत पेश करते हुए दावा किया कि अराजी की मिल्कियत साबित करने के लिए 1972 और 1973 की जो दस्तावेजात पेश की गई थी वो जाली हैं, क्योंकि मुतालिका राजेंद्र नगर तहसीलदार दफ्तर का क़याम ही नहीं 1978 में अमल में आया था। अदालत ने करार दिया कि जाली दस्तावेजात के जरिए सरकारी ज़मीन पर कब्जे की कोशिश की गई और महकमा माल को अराजी के तहफ़्फ़ुज़ की हिदायत दी गई। इसके बाद हाइड्रा ने खान मिट गाँव में वाक़े इस ज़मीन के अतराफ बाड़ लगाते हुए इसे सरकारी अराजी करार देने वाले बोर्ड भी नस्ब कर दिए। तेलंगाना के ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से लाइसेंस के बगैर अद्वियात के फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्काम ने करीमनगर में कार्रवाई करते हुए एक गैर लाइसेंस याफ्ता मेडिकल स्टोर पर धावा किया और वहां से 5.5 लाख रुपये मालियती अद्वियात को जब्त कर लिया। कहा गया है कि चोपाडंडी इलाके में एक मेडिकल किसी लाइसेंस के बगैर काम कर रही थी। इस सिलसिले में शिकायत मिलने के बाद ड्रग्स कंट्रोल हुक्काम ने इस मेडिकल शॉप पर धावा किया। यहाँ से 5.5 लाख रुपये मालियती अद्वियात की जब्ती अमल में लाई गई। अहदेदारों ने अवाम से अपील की है कि ऑनलाइन पोर्टल से अद्वियात की खरीदारी के मामले में भी चौकसी बरतें और किसी भी खरीदी से कबल थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन जरूर कर लें। लाइसेंस के बगैर अद्वियात फरोख्त करने वालों से किसी तरह की खरीदारी से गुरेज करें। जिले संगारेड्डी जहीराबाद में महकमे तालीम के अहदेदारों ने एक निजी स्कूल पर अचानक धावा करते हुए मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे किताबों और स्कूल यूनिफॉर्म की फरोख्त के मरकज को सील कर दिया। इतलात मौसूल हुई थी कि रोज इंटरनेशनल स्कूल के अहाते में तलबा को नोटबुक्स और यूनिफॉर्म मखसूस दुकान से खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। इस पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर जी मीना की हिदायत पर महकमे तालीम के हुक्काम ने मुआयना किया और पाया कि स्कूल से मुंसलिक एक शटर
सेक्टर में जरूरी सरकारी इजाजत के बगैर तिजारती सरगर्मियां चलाई जा रही हैं। अहदेदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया। इस मौके पर MEO ने कहा कि निजी तालीमी इदारे सरकारी ज़ाब्त की खिलाफ वर्जी करते हुए कारोबारी सरगर्मियों में मुलविस ना हो, क्योंकि वालिदैन को मखसूस दुकानों से किताबें, नोटबुक्स या यूनिफॉर्म खरीदने पर मजबूर करना इन पर गैर ज़रूरी माली बोझ डालने के मुतरादिफ है। उन्होंने खबरदार किया कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ महकमा तालीम सख्त कार्रवाई करेगी। आदिलाबाद में बरखी शॉक से शदीद जख्मी होने वाले वेल्डर प्रवीण के इलाज के लिए मारूफ ताजर समीउल्लाह खान उर्फ शम्मू सेठ ने 20,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की। उन्होंने शदीद गर्मी के पेश नज़र एक कूलर देखने का भी वादा किया। वेल्डिंग यूनियन सदर जमील खान ने शम्मू सेठ के इस इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दाम को सराहते हुए दिगर अहले खैर से भी जख्मी के इलाज में ताउन की अपील की। जय भीम। आज हमारे बॉडी मेंबर जो पूरे जने आए यहाँ पर, एक 25 दिन पहले जो हादसा हुआ था, मैं बताया था 3 दिन पहले, प्रवीण बोल के बच्चे का डायमंड ट्रांसपोर्ट में जो डैमेज हुआ था बच्चा, तो जब अपील करा था मैं तो शम्मू सेठ को व्हाट्सएप पे भेजा, तो मैं शम्मू सेठ मुझे फ़ोन करके बोले क्या हुआ बच्चे को, बोलता फलाना ये हुआ, बोलता मैं आ रहा हूँ बोल के फौरी शम्मू सेठ आए, हमारी मदद करे। और जब भी हम बुलाते, इससे पहले भी अकील बोल के बच्चे को बुलाए, तो जब भी मदद करे, हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं शम्मू सेठ का। और सेठ के वैसा पूरे जने बनना बोल के हम भी अपील कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं अपने प्रवीण के लिए मदद करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं समीउल्लाह खान। आज मुझे फ़ोन आया था बिल्डिंग एसोसिएशन की तरफ से जमील भाई का, जो जमील भाई बता रहे थे कि यहाँ पे एक प्रवीण नामी बच्चा एक हादसा का शिकार हो चुका है। तो मैं देखने यहाँ पे आया था और वाकई देखा तो 80% से ज़्यादा ये बच्चा जो है ज़ख्मी हो चुका है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि दुआओं की दरख्वास्त है आपसे, और जो भी फाइनेंशियली पावरफुल लोग हैं इनकी आके मदद कर सकते हैं। और इनको नागपुर भी ले जाया गया था, नागपुर में भी डॉक्टरों ने हाथ छोड़ दिया था इनका, फिर वापस वो आदिलाबाद इनको लेकर आए और यहाँ पर बहुत अच्छा इनका ट्रीटमेंट हुआ। हमारे डॉक्टर क्रांति साहब ने बहुत अच्छा इनका ट्रीटमेंट किया। आज हमको फख्र होना चाहिए कि ऐसे डॉक्टर भी हमारे आदिलाबाद शहर में रहते हैं। खुदा हाफिज़। समझ लो कि जो मदद कर दे, तो आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? मुझे पहले से मैं करता हूँ भाई, 20 साल से मैं ये काम में हूँ और मैं पहले से करता हूँ, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आप हमेशा यही सवाल करते हैं, बार बार मेरा यही सवाल रहेगा, बाकी कोई मेरा मकसद नहीं है। आप कैसा महसूस करते हैं? आप इनको खुशी महसूस होती है? बस मुझे मददगारों की मदद करने में, जो मदद जिसकी कोई नहीं करता, उसी जगहों पे आके मुझे मदद करना बहुत अच्छा लगता है जी। इख्तिताम से खबर एक नज़र हेडलाइंस पर। मदीना मुनव्वरा बस साने में शहीद अफराद के लाहिकीन में इमदादी चेक्स की तकसीम। वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अदरुद्दीन ने चेक्स तकसीम किए। रुकन असम्बली मजलिस माजिद हुसैन और दूसरे भी थे मौजूद। SIR पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का अहम इजलास। मजहबी रहनुमाओं व उलमा इकराम की शिरकत। वोटर लिस्ट में नाम बरकरार रखने पर जोर। अवामी बेदारी मुहिम चलाने की अपील। भारत फ्यूचर सिटी एक आलमी मियार का शहर होगा। जारिया साल दिसंबर में एक और ग्लोबल समिट का इनेकाद। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी का ऐलान। क्या हैदराबाद शहर में भी कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज शुरू हो गया? दिलसुख नगर में बेरोजगार नौजवानों का एहतजाज। पुलिस में 20,000 भर्तियों का मुतालबा। मेट्रो स्टेशन के करीब सड़क पर धरना। हैदराबाद पुलिस का अगनाइट स्कीम पर क्रैकडाउन। 4 रियासतों से 6 मुलजिमीन गिरफ्तार। व्हाट्सएप के जरिए लोगों को फंसाया जाता था। पुलिस कमिश्नर सजनार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।